मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोकतांत्रिक राजनीति के अध्याय 2 संघवाद नामक अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। संघवाद का अर्थ क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, किस प्रकार से इसको अनेक देशों में अलग अलग तरीके से गठित किया जाता है। आइए आपको ले चलते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था के पास। संघवाद का अर्थ, संघवाद का अर्थ क्या है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें दो या दो से अधिक स्तरों पर सरकारें पाई जाती हैं, उसे हम संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। इसके विपरीत जो शासन व्यवस्था होती है वो होती है एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था में देश के अंदर केवल एक ही सरकार होती है जिसे केंद्र सरकार कहते हैं। उसी सरकार के पास पूरे देश की शासन व्यवस्था से संबंधित अधिकार होते हैं। दोनों शासन व्यवस्थाओं में काफी अंतर है। इधर आपने बताना है दो या दो से अधिक स्तर। पिछले अध्याय सत्ता की साझेदारी में भी हमने पढ़ा था कि सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच हो सकता है, जिसे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। क्योंकि सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच पाया जाता है, और जहां पर दो या दो से अधिक स्तरों पर सरकारें किसी देश के अंदर होती हैं तो उसे हम संघवाद या इंग्लिश में फेडरलिज्म कहते हैं। इसके बाद संघवाद के उद्देश्य। क्या उद्देश्य होते हैं संघवाद के? इसको स्थापित करने के पीछे क्या टारगेट होते हैं किसी देश के द्वारा स्थापित करने में? ये देखिए, पहला पॉइंट आपने जो बताना है वो बताना है देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसको बढ़ावा देना। ये सबसे पहला मेन उद्देश्य होता है। देश की एकता व अखंडता को बनाए रखना तथा उसको बढ़ावा देना। दूसरा जो उद्देश्य है वो है देश के अंदर जो क्षेत्रीय विविधताएं होती हैं उसका सम्मान करना। अगर एग्जाम में आ जाए कि संघवाद के उद्देश्य क्या है, तो आपने ये दो उद्देश्य प्रमुख रूप से बताने। उसके बाद हम आपको ले चलते हैं संघवाद की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। कैसे पता हमें चलेगा कि किस देश में संघवाद है या एकात्मक है? तो देखिए, विशेषताएं।
पहली विशेषता तो इसकी परिभाषा में ही है कि दो या दो से अधिक स्तरों की सरकार अगर कहीं पर है तो वहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था है, वहां पर संघवाद है। तो पहली विशेषता तो यही हो गई, दो या दो से अधिक स्तरों पर सरकारें होना। दूसरी बात, जो मौलिक प्रावधान होते हैं संविधान के अंदर, उन मौलिक प्रावधानों में केवल संसद ही बदलाव नहीं कर सकती, केवल केंद्र सरकार ही बदलाव नहीं कर सकती, बल्कि उसमें जो राज्य सरकारें हैं, प्रांतीय सरकारें हैं, उनकी भी सहमति लेनी आवश्यक होती है। दूसरा पॉइंट ये, इसमें हम लिखेंगे संविधान के मौलिक प्रावधानों में केवल अकेले संसद बदलाव नहीं कर सकती, इसमें राज्य सरकारों की सहमति आवश्यक है। तीसरी विशेषता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों स्तर की सरकारों के पास उनका अपना अधिकार क्षेत्र होता है। दोनों सरकार जो होती है, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार, इन दोनों सरकारों का अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है। उस अधिकार क्षेत्र में रहकर ये दोनों सरकारें अपना काम करती हैं, जो संविधान द्वारा दिया गया होता है। नेक्स्ट, न्यायालय। यदि संविधान और केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच में कोई मतभेद हो जाए किसी चीज को लेकर के, तो ऐसे समय में अदालत जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, उसका फैसला करता है, निपटारा करता है। नेक्स्ट, पांचवी विशेषता है कि जो भू राजस्व संबंधी शक्तियां होती हैं, वित्तीय शक्तियां होती हैं, वो वित्तीय शक्तियां जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में बिल्कुल संविधान में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है। तो वित्तीय शक्तियों का बंटवारा दोनों सरकारों के बीच में किया गया। ये थी संघवाद की विशेषताएं। ये प्रश्न जो है वो 6 नंबर का पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि भाई संघवाद की विशेषताएं लिखिए। तो इस तरह आपने ये पॉइंट्स याद करने हैं। आगे अब है जो संघवाद होता है उसको गठित करने के तरीके। अलग अलग देशों में संघवाद को गठित करने के तरीके अलग अलग हैं। 2 तरीके होते हैं संघवाद को गठित करने के, क्योंकि दुनिया के अंदर 193 देशों में से 25 देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, और इन 25 देशों में जनसंख्या बहुत अधिक है। इन्हीं 25 देशों में दुनिया की कुल आबादी का 40% जनसंख्या संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में निवास करती है। तो दुनिया के अंदर संघवाद को गठित करने के जो 2 तरीके अपनाए गए हैं
वो तरीके कौन कौन से हैं और किन किन प्रमुख देशों ने उन दो तरीकों में से कौन सा तरीका अपनाया है। देखिए, पहला तरीका कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन कई बार इंग्लिश में भी ये पूछ लिया जाता है क्योंकि पॉपुलर वर्ड है ये। इसको हिंदी में कहते हैं कमिंग, आकर, टुगेदर, साथ, इकट्ठे, फेडरेशन, संघवाद, साथ आकर संघ बनाना। पहला तरीका यह है संघवाद को गठित करने का। और इसकी परिभाषा क्या है, इसे कहते हैं साथ आकर संघ बनाना। कमिंग टुगेदर फेडरेशन से आप क्या समझते हैं? इसमें आपने बताना है जब दो या दो से अधिक राष्ट्र मिलकर आपस में आपसी सहमति से एक दूसरे के पास आकर एक संप्रभुता राष्ट्र का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं साथ आकर संघ बनाना। इसमें जो विभिन्न राष्ट्र होते हैं वो अपनी प्रभुसत्ता को बनाए रखते हैं, अपनी पहचान को बनाए रखते हैं। और संघवाद का ये जो तरीका है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। तो इसका जो उदाहरण है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में आप देख सकते हैं। दूसरा जो देश है ऑस्ट्रेलिया को आप देख सकते हैं। तीसरा जो देश है स्विट्जरलैंड जो कि यूरोपियन देश है। ऐसे अनेक देश हैं, ये महत्वपूर्ण देश है जिसमें कमिंग टुगेदर फेडरेशन जो है वो गठित किया गया है। इसमें जो इकाइयां होती हैं वो इकाइयां, वो राष्ट्र, उन सभी की पावर जो है वो बराबर होती है या अधिक होती है केंद्र सरकार से। दूसरा जो तरीका है वो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग, होल्ड रखना भाई। कई बार फोन आ जाता है, कह देते हैं भाई 2 मिनट होल्ड रखना। तो ये जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, इसको हिंदी में कहते हैं साथ लाकर संघ बनाना। ये दूसरा तरीका है, हिंदी में इसको कहते हैं साथ लाकर संघ बनाना। ये वहां पर गठित किया जाता है जहां पर कोई बड़ा देश हो और उस देश के अंदर अनेक प्रकार की विविधताएं हों। उन देशों में वो राष्ट्र क्या करता है, इकाइयों में बांट देता है पूरे देश को और उन इकाइयों में सरकारें गठित कर देता है और उनको अधिकार प्रदान संविधान के अनुसार दे दिए जाते हैं। उन्हें कहते हैं साथ लाकर संघ बनाना। इसका उदाहरण हम सबसे पहले अपने ही देश को इसमें ले सकते हैं, भारत। क्योंकि भारत जो है इसमें केवल केंद्र सरकार नहीं है, भारत में पूरे देश पर शासन चलाने वाली केंद्र सरकार भी है। और भारत के अंदर जो राज्य हैं 28 राज्य इस समय, क्योंकि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो इस प्रकार से उन 28 राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं। और मैंने आपको बताया था संघवाद की परिभाषा में कि जिस देश के अंदर 2 या 2 से अधिक सरकारें हों, स्तरों पर 2 या 2 से अधिक स्तरों पर सरकारें हों, उसे हम कहेंगे संघवाद। तो यहां पर संघवाद का जो दूसरा रूप है वो है साथ लाकर संघ बनाना या साथ लेकर संघ बनाना। तो इसमें भारत इसका उदाहरण है। दूसरा आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो, बेल्जियम। बेल्जियम जो है
वो संघात्मक देश है। लेकिन मैं आपको यहां फिर बता दूं, 1993 में बेल्जियम संघात्मक देश बना। 1993 से पहले बेल्जियम एकात्मक देश था, चीन की तरह, श्रीलंका की तरह, क्योंकि चीन और श्रीलंका एकात्मक देश है। और यहां बेल्जियम जो है वो 1993 के बाद जो है वो एक संघात्मक शासन देश जो है वो बन गया। नेक्स्ट, स्पेन, ये भी संघात्मक देश है, लेकिन संघात्मक का कौन सा रूप यहां पर मौजूद है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इसमें आपसे कई बार पूछ लिया जाता है और कि भाई संघवाद को गठित करने के तरीके कौन कौन से हैं, तो आपने बताना है संघवाद को गठित करने के 2 तरीके हैं, ये तो मैंने बताए हैं। प्रश्न अलग से ही पूछा जा सकता है कि भाई साथ आकर संघ बनाने के 2 उदाहरण दीजिए या 3 उदाहरण दीजिए। साथ लेकर संघ बनाना 2 उदाहरण दीजिए, 3 उदाहरण दीजिए। तो इसमें उदाहरण का मतलब है कि उन देशों के नाम बताइए जहां पर साथ आकर संघ बनाना है, ये उदाहरण वहां पर मौजूद है। और साथ लेकर संघ बनाना ये किन किन देशों में है, लेकिन है दोनों संघवाद। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई संघवाद किन्हीं 5 देशों के नाम बताइए जिनमें संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, तो उसमें आपने संघात्मक तो दोनों है, लेकिन 2 तरीके हो गए अलग अलग। एक में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को समान शक्तियां दी गई हैं, लेकिन दूसरे रूप में राज्य सरकार केंद्र सरकार के बराबर अधिकार नहीं दिए गए हैं। केंद्र सरकार यहां पर शक्तिशाली है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, भारत, बेल्जियम, स्पेन, फ्रांस, ये जो देश हैं ये संघात्मक शासित देश हैं। 193 देशों में से 25 देशों में ये व्यवस्था पाई जाती है। और हमने पढ़ा संघवाद का अर्थ, संघवाद की विशेषताएं, संघवाद के उद्देश्य, संघवाद के गठित करने के तरीके। इसको बड़ी अच्छी प्रकार से आपने ध्यान से सुनना है, पढ़ना है और इसको बिल्कुल समझ के साथ अपने दिमाग में स्टेप बाय स्टेप सेट करना है। और इसी के साथ मैं अपना आज का टॉपिक समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।